नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टेट सफलता के यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आरएसएस ने भी अब जाति जनगणना को लेकर के जो बयान दिया है, उस बयान के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और साथ साथ जाति जनगणना का समर्थन करने वाले वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ, चाहे वह गठबंधन के रूप में हो या फिर अनुसांगिक संगठन के रूप में हो, किसी दल के रूप में हो या किसी संस्था के रूप में हो, संघ के भीतर से जाति जनगणना का सेंसस की मांग को समर्थन करने की उम्मीद कर रहे थे। आज के गोलमोल जवाब के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिख रही है, उन तमाम परिस्थितियों के भीतर यह बात साफ हो गया है कि अब एक तरफ से दो मुही बात करते करते आरएसएस संघ एक तरफ आंकड़ों की जरूरत महसूस करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसको राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, भारत देश की एकता अखंडता के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बता करके इसको पल्ला इससे झाड़ने की कोशिश कर रहा है। और साफ साफ जाहिर होता है कि अब बिहार में सुशासन बाबू जैसे राजनेताओं के लिए एनडीए गठबंधन के साथ टिके रहना एक बेहद मुश्किल टास्क बताया जा रहा है, क्योंकि एक और जनाधार गंवाने का खतरा है, दूसरी ओर पॉलिटिकल आइडेंटिटी के पूरी तरह से खत्म हो जाने की खतरा है, वहीं तीसरी ओर वैकल्पिक सरकार की बुनियाद रखने की पूरी कवायद के बीच जिन दो लोगों को, दो पॉलिटिकल पार्टियों को इस भारत देश के संपूर्ण विपक्ष के साथ सेकुलर मिजाज के माने जाने वाले बहुतायत लोगों ने जिस तरीके से अघोषित तौर पर ये बात मान रखा है कि इन्हीं की वजह से सरकार नहीं बनी, ईडी की वजह से सरकार नहीं बनी, तो उनके ऊपर अब दबाव बढ़ने वाला है। दरअसल मुद्दा ये होता है कि केरल में 3 दिनों से आरएसएस की बैठक चल रही थी, मलक्कल में, और उसमें से वहां के जो प्रमुख थे बैठक के, और उन्हें वो सामने आए, उन्होंने उसके बाद जो कहा वो सुन करके इस देश में किसी को मुकालते में रहने की जरूरत नहीं कि आखिरकार इस देश में जाति जनगणना होगा या नहीं होगा। दो बातें एक साथ सामने आ गई, कोई क्लियर लाइन नहीं आई कि कास्ट सेंसस होने जा रही है, या भारत सरकार से कोई आग्रह किया गया संघ की ओर से कि कास्ट सेंसस कराई जानी चाहिए देश में। कोई बात खुल करके सामने नहीं आया। आखिर आंकड़ों की जरूरत की कौन सी जाति या समूह पीछे छूट गए हैं, इस मुद्दे के ऊपर समर्थन किया गया। जी हाँ, कि उनको आगे लाने के लिए आंकड़े इकट्ठा करने चाहिए, डेटा होने चाहिए, लेकिन सारी बात अलग है। लेकिन तमाम बातों के बाद ये बात जोड़ दिया गया कि इन आंकड़ों के राजनीतिक इस्तेमाल एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको राजनीति के लिए इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बात को सभी को पता है कि इस भारत देश के भीतर कि जब कोई आंकड़ा, कोई डाटा सामने आएगा तो हर समस्या का समाधान जब राजनीति से ही संभव है, भारत हो या फिर भारत के बाहर हो, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के भीतर लोकतांत्रिक परिवेश में जब समस्या का समाधान ही पॉलिटिकल तरीके से संभव है, तो फिर ऐसे में समस्या का निदान के लिए जो पॉलिटिकल होती है, भला उसके ऊपर पॉलिटिकल क्यों नहीं की जाएगी, और कैसे कोई किसी को इस दौर में रोक पाएगा कि उसके ऊपर राजनीति न किया जाए। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाया, आंकड़े सामने किया, क्या उस पर राजनीति करने से कोई रोक पाएगा? स्वाभाविक सी बात है, कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर आरएसएस संघ को इतनी दिक्कत मौजूदा समय में क्यों है कि जाति जनगणना के आंकड़े जब आएंगे, कास्ट सेंसस जब होगी, तो उसके बाद उसके आंकड़ों के ऊपर राजनीति हो सकती है, और भारत देश के लिए संवेदनशील कैसे हो गया? क्या बिहार के भीतर कास्ट सेंसस हुआ, जाति जनगणना हुए, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए, तो क्या बिहार के भीतर कोई बलवा हुआ? क्या बिहार में कोई सामाजिक समरसता टूट गई? क्या बिहार के भीतर के आम लोगों के बीच क्या सोशल इंटरेक्शन बंद हो गया? क्या पूरे भारत देश के भीतर जो सांप्रदायिक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कई राज्यों के भीतर हुई, कुछ जगहों के ऊपर भले ही सामाजिक एकता टूटी हो, बिहार के भीतर तमाम सारी चीजों के बावजूद सामाजिक एकता नहीं टूटी। कभी भी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों के ऊपर देश की आम जनता को आपस में लड़ते हुए देखा नहीं गया। तो इसके बाद जब कास्ट सेंसस हुआ, जाति जनगणना हुआ, तो उसके बाद कहां कोई बिहार में लड़ रहा है? पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। राजनीति करनी भी चाहिए, पॉलिटिशियन करेंगे क्या? वही तो करेंगे, वो जो आंकड़े आए हैं वो तो उसके ऊपर तो कुछ ना तो कुछ तो करेंगे। उसके तरफ टारगेट, पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके उनके फायदे के लिए, अपने सोशल फ्रंट के लिए नीतियां बनाते हैं, स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं, और जब राजनीति के माध्यम से इस तमाम सारी चीजें होगी, तो भला इसके ऊपर राजनीति क्यों नहीं होगी? मूल मुद्दा ये होता है कि आखिर आरएसएस संघ इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना क्या चाह रहा है। दरअसल वो साफ साफ बता रहा है कि जाति जनगणना का विरोध वो खुल कर नहीं कर सकता, लिहाजा उस बात तो उसको कहनी ही पड़ेगी कि अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए, उनको लक्षित करने के लिए, उनके अपलिमेंट के लिए आंकड़े होने चाहिए।
डाटा होनी चाहिए, लेकिन फिर उसको एकता और अखंडता से जाकर जरूरत होती है। और ये तमाम सारी बातें जब खुल के सामने आती है वो तब सामने आती है जब 2021 की जनगणना 2024 आ गया, अब तक नहीं हुई। सामान्य जनगणना नहीं हुआ, जाति जनगणना की बात छोड़ दीजिए, आर्थिक सर्वे की बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार नहीं करवाया। क्या आप नीतीश कुमार के पार्टी के पास समय है, जेडीयू के पास वक्त है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोल मटोल बातों के ऊपर भरोसा कर सके? एक तरफ उनके सामने बिहार का विधानसभा चुनाव सर पे खड़ा, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की चुनौती खड़ी है, तीसरी तरफ जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की चुनौती खड़ी है, तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन के द्वारा जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के करीब करीब ये कहे कि राहुल गांधी उसके सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं सेंसस के मुद्दे का। तो आखिर कितनी चुनौतियों का सामना नीतीश कुमार जैसे नेता भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए अपने मुद्दों की, अपने जनाधार की कुर्बानी देते हुए करेंगे? इन सब सवालों के बीच महज करीब 2 दिनों के भीतर, 2 से 3 दिनों के भीतर यानी 4 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायक, सांसद समेत तमाम सारे बड़े नेताओं की बैठक पटना के भीतर दिन के 11 बजे बुला ली है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद क्या जेडीयू के लिए क्या बैठक होगी, फिर राष्ट्रीय जनता दल के बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के एग्रेशन का, इस मुद्दे के ऊपर जो आक्रामकता राष्ट्रीय जनता दल दिखा रहा है उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी? उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिदृश्य की अगर बात करें तो एक और बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी किया है और इसी सितंबर महीने के भीतर सुनवाई करके फैसला देने की बात कही है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि चुनावी हिंदुत्व का मॉडल और बुलडोजर का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, इन दोनों का कॉकटेल बना करके जिस प्रकार से चुनावी राजनीति की जा रही थी देश के भीतर, लोकतंत्र के भीतर चुनाव तंत्र को ही सर्वोपरि मानते हुए राजनीति की जा रही थी, अब उत्तर प्रदेश के भीतर अब पीडीए के सामने उसका भी काट ढूंढना मुश्किल होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भीतर जिस प्रकार से दलित वोटर संविधान बचाने निकल पड़ा और पिछड़े वर्ग का वोटर पीडीए के साथ साथ सबसे मजबूती के साथ खरे वोटर के तौर पे साफ खरे दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज के दौर में चुनावी हिंदुत्व कैसे बचेगा, ये आशंका संघ को, आरएसएस को भी है। और तभी आरएसएस की बातें गोल मटोल निकल रही है। ऐसे में क्लैरिटी नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी यानी सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, इस तरह की खेल खेल रही है। तो ऐसे में फिलहाल इस मुद्दे को ठंडा बस्ते में डाल दो। जनगणना होनी है, नरेंद्र मोदी सरकार जनगणना करवाएगी या नहीं करवाएगी, या वैकल्पिक सरकार यदि इस लोकसभा के भीतर बनती है वो सरकार जनगणना कराएगी नहीं कराएगी, इन तमाम सारे सवालों के बीच एक सवाल और इस के भीतर जाकर के जुड़ता हुआ नजर आता है कि आखिरकार सोशल जस्टिस और हिंदुत्व की राजनीति, ये दोनों जब एक दूसरे से जाकर टकरा रहे हैं तो भला संघ की, आरएसएस के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? इस टकराहट के बीच इस बयान को देखने के बाद दो बातें सामने आती है। पहली एक बात कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के भीतर डगमगानी नहीं चाहिए? संघ ऐसा चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डगमगाना यानी संघ का डगमगा जाना। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलकर कोई दूसरे व्यक्ति को बैठाकर यदि सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या फिर दूसरी पार्टी सरकार से अगर हट जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति विशेष से दूर जाने का कोई राजनीतिक बहाना ढूंढेंगे। आज के दौर में भारत देश मुद्दों के ऊपर चला गया है। आज के दौर में कोई किसी नेता को देवताओं का देवता नहीं मानता, जेपी नड्डा की तरह कोई नेता को अवतारी पुरुष नहीं मानता, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल वाली जो आप देखे होंगे। लेकिन आप उत्तर प्रदेश, बिहार देखिए, हर जगह मुद्दे हावी हो जा रहा है, व्यक्ति पीछे अब होते जा रहा है। जब मुद्दे हावी हो रहे हैं तो फिर ऐसे में कौन नरेंद्र मोदी, कौन राहुल गांधी, कौन नीतीश कुमार, कौन ममता बनर्जी, कौन अखिलेश यादव, ये सारी चीजें अब मायने नहीं रखता है। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सही, लेकिन अब मायने नहीं रखता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस राजनीति का क्लाइमैक्स क्या होगा? आखिरकार इस पूरे राजनीति का द एंड किस रूप में होगा? द एंड किस रूप में होगा, इसके लिए ये बात देखना, ये समझना जरूरी होगा कि संघ ने जो आज बात कही है, जो बातें केरल के मलक्कर से उस बैठक से निकल करके आई है, दरअसल वहां से निकल करके दिल्ली और पटना पहुंचते पहुंचते किस रूप में उसका मैसेज दिया जाता है। और जब ये बातें की जा रही है तो ऐसे में बिहार के पटना में जो आरजेडी ने जो बड़ी बैठक बुलाई, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से पटना पहुंचे हैं, तो उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए किस तरीके से बिहार के भीतर बदलती या बनती बिगड़ती, तमाम सारी चीजों को समेट लीजिए, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये देखने के दौर में एक बार और मौजू होती है बिहार की राजनीति में, क्या इस भारत देश के भीतर आरक्षण की राजनीति और जाति विहीन राजनीति की बात आज के दौर में, जब चुनावी हिंदुत्व बिखर सा गया है,
राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या के चुनाव के भीतर उस लोकसभा सीट पर ही नहीं टिका जहां पर राम मंदिर है, तो भला ऐसे पूरे देश में टिक जाएगा? ये बात गले से नहीं उतरती है। मुद्दा सामाजिक न्याय का है और सामाजिक न्याय के मुद्दे के ऊपर एक बात तो बहुत साफ है कि सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस मुद्दे के ऊपर कोई बीच में रह करके बीच की रेखा खींच करके कोई राजनीति कर सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति के मुद्दे पर बीच की लाइन लेकर के राजनीति नहीं हो सकती। आखिर सोशल जस्टिस बनाम सोशल इनजस्टिस, बीच में एक रेखा बनानी पड़ती है और एक लाइन खींचने के लिए ये दुविधा बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के सामने है, ये दुविधा टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के पास है, यही दुविधा उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के पास है, यही दुविधा चिराग पासवान के पास है और यही दुविधा वो तमाम सेकुलर जमात के सामने है जो सेकुलर पॉलिटिकल तरीके से जो किए और सेकुलर राजनीति का चोला तो ओढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी का साहगीर बने हुए हैं। चाहे वो मराठा आरक्षण के मुद्दे के साथ जाति जनगणना के मुद्दे को अपरिहार्य मानने की हद तक पहुंच चुके राज्य महाराष्ट्र के भीतर अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी, सबके सामने मौजूदा वक्त में बड़ी राजनीतिक समस्या उत्पन्न होनी है और वो बड़ी राजनीतिक समस्या जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फंडामेंटल से जाके टकराती है, तो उस टकराहट के दौर में सबसे बड़ी और पहली अग्नि परीक्षा नीतीश कुमार की होगी कि आखिरकार वो क्या करने वाले हैं। अगर जब वो राजनीति करने की स्थिति में नहीं है तो उस राजनीति के करने की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो आक्रामकता दिखाई जा रही है उसके दो मैसेज साफ निकल के आते हैं। पहली बात कि क्या ये नीतीश कुमार की सहमति से हो रही है, क्योंकि वो आक्रामकता ही नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर निकलने का प्लेटफॉर्म तैयार करती है। वही अगली बात कि क्या इंडिया अलायंस ने अब ये बात मान लिया है कि दिल्ली की सत्ता अब उससे बेहद करीब है, केवल समय की बात है 4 राज्यों के चुनाव निपट जाए, उसके बाद जो राजनीतिक भगदड़ मचने की संभावना जताई जाती है उस राजनीतिक भगदड़ के पीछे सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पे होती है और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मौजूद सत्ता को घूम फिर करके इंडिया अलायंस के पास आ जाएगी। ये धारणाएं तो कहीं नहीं बनी हुई है और इन तमाम सारे राजनीतिक खेलों के बीच, इन तमाम पॉलिटिकल खेलों के बीच एक बात समझने का प्रयास यदि करे तो इस साफ इससे जाहिर होता है कि आखिरकार आरएसएस ने, संघ ने जो कुछ कहा है, अपनी दुविधा को सार्वजनिक तौर पर अघोषित रूप से ही सही लेकिन प्रकट करने की कोशिश किया है। उसमें एक तरफ हिंदुत्व का वोट बैंक बचाने की कवायद है जो बिखरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ अलग अलग सामाजिक समूहों में एक मैसेज न चला जाए एक कि संघ आरएसएस जाति जनगणना के विरोध में खुल करके खड़ी है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की लाइन की गोल मटोल बात की जाए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार केरल से निकले हुए संदेश के बाद क्या कुछ करेगी। सवाल है कि चुनावी हिंदुत्व की राजनीति को जाति की राजनीति के चाशनी में डूबोकर आरक्षण के सियासत को कैसे चुनावी हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म के लायक बनाया जाएगा। और तमाम सारे सवालों के बीच ये सवाल एक बड़ा हो जाता है। इन तमाम सारे सवालों के बीच एक मिडिल क्लास एक्सप्रेशन जो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उस मिडिल क्लास एक्सप्रेशन को जब चुनावी हिंदुत्व से जब वो निराश हो चुका है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में चल रही आर्थिक गतिविधियों के परख से हिंदुस्तान को खड़ा होता हुआ न देख उस परिस्थिति से भी निराश है। क्या मौजूदा समय में आर्थिक नीतियों का एक वैकल्पिक मॉडल इस भारत देश के राजनीतिक अर्थशास्त्र का हिस्सा बन सकता है? ये परिस्थिति जब इस भारत देश के सबसे स्पेशल क्लास यानी मिडिल क्लास का है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संघ की दुविधा एक और क्लास तो दूसरी तरफ कास्ट, दूसरों पैरामीटर पे, दोनों ही पैरामीटर पे कास्ट सेंसस के मुद्दा को, जाति जनगणना के मुद्दे को रख करके देखने और उस चश्मे से उस संविधान को नए ढूंढ पाने की व्यवस्था को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस प्रदर्शन के दौर में सबसे बड़ी दुविधा जिनके लिए खड़ी हो चली है वो पटना के भीतर बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के लोग, जेडीयू के लोग, दूसरी तरफ अमरावती में बैठे हुए टीडीपी के लोग, चंद्रबाबू नायडू के लोग, तीसरी तरफ मराठा आरक्षण की सियासत पे जो उबाल मार रही है और जाति जनगणना का मुद्दा वहां पर भी आरक्षण की सियासत के पैरेलल चल रही है। वहां पर मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के बाद एनडीए गठबंधन के बाकी दो सहयोगी और इन तमाम बातों से आगे निकल कर देखिए तो पूरी राजनीति के नब्ज के ऊपर फिलहाल बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी कि क्या संघ के संदेश को, आरएसएस के संदेश को उसी रूप में डिकोड करे जिस रूप में देश डिकोड कर रहा है, या फिर उस राजनीतिक व्यवस्था के सामने शीश नवाते हुए दिखे कि जाति जनगणना का सेंसस तो करवानी पड़ेगी, क्यों ना इसको करवा लिया जाए समय से, क्यों ना इसको करा लिया जाए,
करा दिया जाए। ये हालात नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सत्ता के भीतर सत्ता से रुखसती की बुनियाद तैयार करने वाले होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति की रुखसती की बुनियाद करने वाले होंगे। लेकिन सवाल उठता है, यदि जाति जनगणना नहीं होता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सत्ता से रुखसती की संभावना ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये कह कि एक्सट्रीम केस में भी यदि जाएगी तो सत्ता ही जाएगा। राजनीति के भीतर वह इंतजार करने वाले वक्त का इंतजार बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कभी भी तो जाति की एक लाइन, एक कास्ट लाइन टूटेगी, कभी तो जाति की राजनीति 2014 की तरह कमजोर पड़ेगी। संघ इन दोनों विकल्प में से स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे विकल्प को ज्यादा बेहतर मानता है कि भले ही सत्ता चली जाए, नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाने का उद्देश्य वहीं तक सीमित है जहां तक कि संघ की अपनी राजनीतिक 2013 के दौर में सुशील कुमार शिंदे के गृह मंत्रालय में रहते हुए जिस तरीके से आरएसएस को टारगेट किया गया, वहां तक न पहुंचते हुए दिखे। इसके लिए संघ के लिए सत्ता बचानी जरूरी है नरेंद्र मोदी की। अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाती है, तो दूसरी तरफ से इस तरह की परिस्थिति संघ के लिए खड़ी नहीं होती है, तो सत्ता रही या न रही, पर संघ की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर तो ये बात बिल्कुल भी नहीं होती है। आगे की परिस्थितियों के भीतर ये राजनीति के अलग दिशा में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का फरमान और इन तमाम सारे बातों के भीतर राजस्थान के विधायक के फरमान आपने देखा होगा कि मस्जिद में घुस करके मारपीट जैसे करने जैसी जो बातें वो कर रहे थे, उसके बाद की परिस्थितियों में साफ दिखाई पड़ता है कि सारे के सारे बयान जाति की राजनीति को दबा नहीं पा रही, क्योंकि विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म बदल गया है। पॉलिटिकल डैश के ऊपर अब दूसरी तमाम सारी चीजें हावी हो गई है, जिसमें सोशल जस्टिस है, जिसमें आरक्षण है, जिसमें मिडिल क्लास फैमिली और बीपीएल की एस्पिरेशंस हैं, और इन सब के बीच इस देश में बदलाव की वो आहट है जो आहट को पटना और अमरावती के भीतर बैठे हुए मुख्यमंत्री भी महसूस कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के साथ साथ किसान, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार युवा, आदिवासी, दलित, ओबीसी, ईबीसी और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोग, निम्न मध्यम मतलब मुफलिस में जीने वाले लोग इस बात की महसूस कर रहे हैं। इस बदलाव की आहट को गोल मोल बातों से न कभी दुनिया में चुनौती दी गई है, न दी जा सकती है। लाइन क्लियर होती है, समर्थन में है तो कास्ट सेंसस कराइए, नहीं है समर्थन में तो कास्ट सेंसस, जाति जनगणना नहीं कराने के बारे में स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत जैसे कहती है, एक लाइन क्लियर। और उस लाइन को न केवल नीतीश कुमार चाह रहे हैं, न केवल चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं, बल्कि उस लाइन को जाति जनगणना कास्ट सेंसस का समर्थन करने वाला तमाम तबका चाह रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाह रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के पैतृक संबंध जो आरएसएस से है, उसके ऊपर रुख क्या है, उसका रुख क्या है, आगे आगे देखते रहिए। चुनौती के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से नीतीश कुमार को मना करके रखने में, चंद्रबाबू नायडू को मना करके रखने में, महाराष्ट्र के अलायंस पार्टनर को अपने साथ जोड़ करके रखने में कामयाबी मिलती है। कितनी कामयाबी मिलती है, नहीं मिलती है, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। जब मुद्दा बनाम वाली जब मामला होता है ना, इसमें बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का पसीने छूट जाते हैं। वही क्या डर, वोट बैंक का डर। तो आगे आगे देखते रहिए, इस डर के आगे किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।